जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं महेश कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कोटा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे कमेंट्स पे कमेंट्स कर करके शायद थक गए होंगे, शायद अब अंगूठे काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा तकनीकी कारण भी कह सकते हैं और मानसिक थोड़ा सा परेशान था सुबह से, नहीं बना पाया और जो टीम थी वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाई। संडे का दिन था, कल की छुट्टी, गणगौर के पारो थे तो टीम आ पाई, इसलिए कई कारण थे जो नहीं बन पाए, लेकिन थोड़ी सी क्षमा बनती है, आप क्षमा कर सकते हैं, बात नहीं है। फिर भी आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी तो अपने पास कल का दिन है, परसों का दिन है, 24 को पेपर है, मेरे को अच्छी तरह मालूम है 24 को है। एक इसी के साथ एक न्यूज़ और है कि 23 को शायद 5th सेमेस्टर का भी है। तो कल सुबह मॉर्निंग तक मैं आपको 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्रोवाइड करवा दूँगा। बता रहा हूँ ना कि 2 दिन की कोई टीम प्रॉपर वर्क के लिए आई नहीं और मैं भी थोड़ा-सा परेशान था, बना नहीं पाया क्वेश्चन, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ और वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में आएँगे। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता, वो तो मैं डेफ़िनेटली करता हूँ, ठीक है? जो मैंने क्वेश्चन बता दिए, उन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आना ही होगा और आएँगे 101% पहले भी आए हैं और अब भी आए हैं। तो समय को बिना व्यतीत किए हम पढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सर बढ़िए। यूनिवर्सिटी, ओके, सबसे पहले कोटा यूनिवर्सिटी एंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। बस अच्छा, यूनिट फर्स्ट के बारे में विस्तार से बता। विकिरण का दोहरा व्यवहार, विकिरण का दोहरा व्यवहार को आपको समझाना है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत 12th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, 2 टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की व्याख्या कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है, मतलब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन के संदर्भ में आपको से बताना है, ओके। इसके बाद में टिप्पणी नंबर 3 क्वांटम संख्याओं के बारे में, KLMNO जो क्वांटम संख्या होती है के बारे में, KLMNO द्विगुणीय क्वांटम संख्या, चक्रण मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है, कोई बात नहीं। क्वांटम संख्याओं के बारे में बताना है, हब-बहू के सिद्धांत के बारे में बताना है। देखो मैं पहले बता देता हूँ, आया देर से हूँ, लेकिन क्वेश्चंस जो क्वालिटी है उनमें कोई देरी नहीं, किसी प्रकार की मैंने कोई त्रुटि नहीं छोड़ी है और किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो एग्जाम में आएंगे, आते हैं नहीं, आएंगे, ठीक है। हब-बहू सिद्धांत, प्रभावी परमाणु ऊर्जा, विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसके करना पड़ेगा। विषम, यहाँ पर लिख देता हूँ, विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चौथा पॉइंट ये है। विषम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, प्रभावी परमाणु ऊर्जा हो गया, हाव-भाव का सिद्धांत हो गया, क्वांटम संख्याएं हो गई, इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं तो एग्जाम में आपके आएगी, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट से इतना ही काफी है, बहुत है, ना तो पढ़ के चले जाओगे तो बहुत, ओके। इसके बाद में यूनिट सेकंड में क्या है, तो यूनिट सेकंड में पहला जो क्वेश्चन है, मेंडलीफ आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त, मेंडलीफ ने भी अपनी आवर्त सारणी दी है और आधुनिक आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उन दोनों में क्या आवर्त नियमों में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं, वो आपको बतानी है। उसके बाद में टिप्पणी लिखनी है परिरक्षण प्रभाव पर, लेटर का नियम, आयनीकरण एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड क्षमता, ऑक्सीकरण अवस्था। ये जो मैं टिप्पणियां अधिकतर आपने देखा होगा, मेरे जो क्वेश्चन बनाने की जो क्वालिटी है, टिप्पणी लिखिए टिप्पणी लिखिए टिप्पणी लिखिए, आप जो पेपर में देखते हो ना उसमें भी ऐसा ही आता है, कुछ नहीं देगा, केवल आपको ये लाइन दे देगा इतना,
इलेक्ट्रोड क्षमता। अब क्या है, कैसे लिखना है, वो आपकी मर्जी, एग्जामिनर आपको इतना छोड़ दिया। ऐसा ही पेपर का पैटर्न आता है, आ रहा है, आएगा, ठीक है ना। ऐसा वो पहले वाला नहीं आता। निम्न को परिभाषित करिए, करते हुए उदाहरण से ही समझाइए, प्रकाश डालिए, प्रकाश व अंधेरा सब चल बसे, ठीक है ना। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, परिरक्षण प्रभाव को बताना है, स्लेटर के नियम को बताना है, आयनीकरण एंथैल्पी बतानी है, इलेक्ट्रोड क्षमता बताना है, और इसके साथ ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में आपको, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 नंबर मैंडलीफ वाला हो गया, 2 नंबर में ये टिप्पणियां हो गई, और 3 क्वेश्चन कह रहा है सैंडरसन का इलेक्ट्रॉन घनत्व नियम, सैंडरसन के इलेक्ट्रॉन घनत्व नियम को विस्तार से समझाना है, ठीक है। उसके बाद में मुलिकेन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मुलिकेन जाफे की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल, मुलिकेन जाफे की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल क्या है, विस्तार से समझाना है इसको भी, ओके। इसके बाद में नंबर 4 5 दिख रहा है, आयनिक त्रिज्या एवं सहसंयोजक त्रिज्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। आयनिक त्रिज्या बतानी है आपको बेटा, और इसके साथ साथ सहसंयोजक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, ठीक है ना। NaCl आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, दो बंधों के बीच में जो बनने वाली त्रिज्या, उनको कंप्लीट आपको समझाना है, ओके। यूनिट 2 से ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में भी बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हमने, कम लेते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट, वही बात, कम बोलो लेकिन महत्वपूर्ण बोलो, कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ो, कम आप सुनो लेकिन अच्छा सुनो, वो गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात, ठीक है ना। और कम खाओ लेकिन अच्छा, ठीक है। तो निम्न पर टिप्पणी लिखो, मेसोमेरिक प्रभाव पर आपको टिप्पणी लिखनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन पर टिप्पणी लिखनी है, औपचारिक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है ये बेटा, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स। और ऐसी त्रुटि अगर कोई लिखने में हो भी जाए ना, ये कह रहे स्टूडेंट है, ऐसी कोई बात नहीं, आप इतना सा सुधार कर लिएगा, ठीक है ना। टेक्निकल बार पीपीटी बनाते समय ध्यान नहीं दे पाती है, तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हो गया, औपचारिक आवेश हो गया, उसके बाद में हाइड्रोजन बंधन हो गया, क्ले थ्रेड्स है ये, ओके, थ्रेड्स, क्ले थ्रेड्स के बारे में बताना है, आइसोटोप प्रभाव क्या होता है उसके बारे में बताना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बतानी है, बेंजाइन के बारे में बताना है, नाइट्रीन के बारे में बताना है, कार्बेनियन, ओके, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। दोबारा से देख लो, मेसोमेरिक प्रभाव क्या है समझाइए, ऐसा भी आ सकता है, हाइपर कोंजुगेशन को समझाइए, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, औपचारिक आवेश की व्याख्या कीजिए, औपचारिक आवेश की व्याख्या कीजिए, हाइड्रोजन बंधन क्या है, ओके, क्ले थ्रेड्स के बारे में बताइए, आइसोटोप प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं, बेंजाइन, नाइट्रीन एवं कार्बेनियन के बारे में आपको बताना, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा एक बार जूम और कर देता हूँ, आराम से देखिए, मेसोमेरिक प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, औपचारिक आवेश, हाइड्रोजन बंधन, क्लेथ्रेट्स है, ओके, मैंने लिख दिया है, आइसोटोप प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं, बेंजाइन, नाइट्रीन एवं कार्बन, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं 4th यूनिट की ओर। अब देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो क्या है, 4 यूनिट चलती है, अब ये आपके कोटा यूनिवर्सिटी में 5 यूनिट चलती है, 5 यूनिट को ध्यान में रख बनाने पड़ते। समरूपता के तत्व, डाइस्टोमियर्स के बारे में बताना है, समरूपता के तत्व, डाइस्टोमियर्स के बारे में बताना है, डाई समरूपता के तत्वों के बारे में इसकी व्याख्या करनी है, उसके बाद में डाइस्टोमियर्स के बारे में बताना, डाइस्टोमियर्स क्या है, यहाँ पर फिर अंतर भी पूछ लिया बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर इरिथ्रियो और थ्रियो जो डाइस्टोमियर्स हैं उनमें अंतर बताना है, मेसो यौगिक क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताना है, प्रतिधारण और रेजोमाइनेशन क्या है, टिप्पणियां है बेटा ये सारे के सारे, इनके बारे में आपको बताना है, आरएस नामकरण को समझाइए, ओके, आरएस नामकरण को समझाइए, ईवाईजेड पद्धति के बारे में बताना है, साइक्लोहेक्सेन की संरचना को समझाना है, साइक्लोहेक्सेन की संरचना को समझाना है,
न्यूमेन प्रक्षेपण व सोहर्स प्रक्षेपण को समझाना है। न्यूमेन प्रक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी यहाँ सवाल पूछा गया था, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन की संरचना EYZ पद्धति, RS नामकरण, प्रतिधारण और रेशोमाइनेशन के अलावा इरिथ्रियो और थ्रियोडाइस्टोमेर्स के बारे में थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, आराम से और देख लीजिए। ओके, समरूपता के तत्व डायस्टोमेर क्या है, डायस्टोमेर, मेसो, प्रतिधारण, EYZ पद्धति, RS नामकरण, साइक्लोहेक्सेन की संरचना, प्रक्षेपण, सोहार्स प्रक्षेपण। ओके, इधर है केवल यूनिट 5th में का पहला पॉइंट क्या है, गतिज गतिज गैस समीकरण की अवधारणा और इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। मतलब इसका जो समीकरण है गति ऊर्जा का गैस समीकरण, उसको आपको डेरिवेशन करना है। उसके बाद में गैस कानून, टकराव आवृत्ति क्या है इसके बारे में बताना है, टकराव व्यास के बारे में आपको बताना है, गैसों का माध्य व मुक्त गैसों का माध्य एवं मुक्त पथ के बारे में आपको बताना है, मैक्सवेल वितरण बताना है, आणविक गैसों के आणविक वेगों के बारे में बताना है, औसत व मूल माध्य वर्ग आपको आणविक वेग का औसत भी निकालना है और आणविक वेग का आपको मूल माध्य वर्ग भी निकालना है। आदर्श गैस व्यवहार से विचलन ये आपको बताना है, संपीड़न कारक आपको बताना है, आदर्श गैस व्यवहार से विचलन के कारण एवं वान डेर वाल्स समीकरण, आदर्श गैस व्यवहार से विचलन के कारण और वान डेर वाल्स समीकरण, इसमें लिखा नहीं तो लिख देता, वान डेर वाल्स समीकरण, वान डेर वाल्स समीकरण। ओके, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। मई जी को समय मिला, मई जी आपके लिए आपसे ज़्यादा मई जी को टेंशन रहती है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट इतना सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने ही पड़े। ओके, अब कोटा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर केमिस्ट्री जरूर, आप टेंशन ना लो, मैं सुबह तक आपको इम्पोर्टेंट कराने की कोशिश क्या करूँगा, आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएंगे। और एक कोटा यूनिवर्सिटी से एक और कमेंट आ रहे हैं, एक मिनट, एक कमेंट है, वो ये है, सर प्लीज़ डाल दो। ओके ओके ओके, ये है नॉलेज ऑफ कैरिकुलम, सर प्लीज़ नॉलेज ऑफ कैरिकुलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3rd सेमेस्टर का कोटा यूनिवर्सिटी के लिए, बिल्कुल मैं बना दूंगा। टीम से बात करके नॉलेज ऑफ कैरिकुलम सब्जेक्ट से जो एक्सपर्ट है उनसे बात करके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार इतना सा अगर कोई वीडियो में कमेंट्स में भी उनको लिख दूंगा एग्ज़ाम कब है, ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसका भी जवाब दें कि आपका नॉलेज ऑफ कैरिकुलम है उसका एग्ज़ाम कब है। और 5th सेमेस्टर वाले भी टेंशन ना लें, 5th सेमेस्टर के भी अभी सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम परसों है, 23 को है ना। ओके, तो 23 पहले पहले कल आ जाएगा, कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को, ठीक है ना। अब जल्दी से जैसे ही वीडियो आता है, जैसे आपके पास बेल आइकन बजता है, आप वीडियो को आराम से पूरा वीडियो देखकर और जल्दी से अपनी नोटबुक लेकर पढ़ाई में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।